नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे और आप सभी लोगों का मुद्दे की बात प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले एक प्रोग्राम मैंने लिया था जिसमें आपको बताया था कि मनुस्मृति से संबंधित कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो विवादित हो रहे थे, जिनको लेकर के काफ़ी विवाद चर्चा में था। उस सेशन में कई सारे लोगों ने पढ़ने के बाद या फिर उसको सुनने के बाद कमेंट्स किए थे, जिसमें उनकी डिमांड थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर उस टॉपिक को भी कवर किया जाए जिसमें वो कारण बताए जा सकें या समझ सकें, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था, तो उसके पीछे क्या वजहें थी। तो आज के इस टॉपिक में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि BR अम्बेडकर जी ने क्यों जलाई थी मनुस्मृति। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड एक आंदोलन है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ अनटचेबलर्स जो उस समय कहलाते थे, उस समय जिस समय ये कह सकते हैं घटना घटित हुई या फिर जो आंदोलन शुरू हुआ था इसके पीछे, उस समय जो भी अनटचेबलर्स थे उनको न्याय दिलाने का काम न सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया जा रहा था बल्कि दूसरे भी लोग इसमें शामिल थे। और यहाँ याद रखना ये भी ज़रूरी है कि दलित वर्ग या फिर पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको ये न्याय दिलाने का काम सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों को ही द्वारा किया जा रहा हो, ऐसा नहीं था। आप इसमें ये भी जानेंगे कि कुछ सवर्ण भी थे जो ये जानते थे कि जो भी सामाजिक समानताएं हैं उन्हें समाज में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी स्वतंत्र भारत की, एक उन्नत भारत की नींव पड़ सकती है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस सत्याग्रह का नाम लेंगे या उस आंदोलन का नाम लेंगे जो जिसके दौरान ही इस मनुस्मृति का दहन किया गया था। तो ये सत्याग्रह है महाड़ सत्याग्रह, ठीक है। और महाड़ एक जगह है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये महाड़ महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में एक गांव है जिसे आप महाड़ गांव के नाम से जानते हैं। और इसी गांव में ही ये सत्याग्रह था या किया जा रहा था, इसी वजह से इसे हम महाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो महाड़ सत्याग्रह की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें भीमराव अम्बेडकर जी का आगमन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। बहरहाल इसी गांव में ही 25 दिसंबर 1927 को 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति के जो पेजेस हैं, पन्ने हैं, उन्हें फाड़ फाड़ करके डाला गया था और उनसे दहन किया गया था। तो इस तरीके से हमको ये पता चलता है कि ये वो दिन है जिस दिन भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा मनुस्मृति को जलाया गया था। और इसी वजह से इस दिवस को मनुस्मृति दहन दिवस का नाम दिया गया। तो मनुस्मृति दहन दिवस, इसे आप 25 दिसंबर 1927 को मान सकते हैं क्योंकि इस दिन महाड़ तालाब के किनारे, या महाड़ जो जगह थी उसमें एक तालाब था, उस तालाब के किनारे मंच लगाया गया था। उस मंच से श्री अम्बेडकर जी ने एक शानदार भाषण दिया था जिसके बाद इस कार्य को किया गया था। तो 1927 में महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत होती है। पर महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत क्या मनुस्मृति को जलाने के लिए ही की गई थी? क्या उसका एक होल सोल उद्देश्य यही था कि इसमें मनुस्मृति का दहन किया जाए? ऐसा नहीं है, इसके पीछे कारण दूसरा था। कारण क्या है? निम्न जाति या दलितों को मंदिर में प्रवेश, एक पॉइंट है यहां पर, ये मंदिर में प्रवेश, और दूसरा वहां पे चवदार तालाब हुआ करता था जिससे पानी लेने का अधिकार प्राप्त करना था। मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि ये वो समय है, ये 1927 का ये वो समय है, सत्याग्रह जिस समय किया जा रहा है उस समय सामाजिक कुरीति में, सामाजिक वर्ण व्यवस्था की जो कुरीतियां हैं वो इतनी ज़्यादा व्यापित थीं कि कहा जाता है कि इस तालाब से हिंदू और सवर्ण, हिंदू में भी सवर्ण जाति, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ग है ये हिंदू वर्ग से रिलेटेड है। बात यहाँ हिंदू या मुस्लिम के आधार पर वर्ण व्यवस्था की नहीं है, बात हिंदू धर्म में ही जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं उसमें अपर कास्ट जो है वो केवल इस तालाब से पानी पी सकते थे। इसके अलावा दूसरी जाति के लोग भी पी सकते थे, मसलन सिख और ईसाई भी इस जाति से पानी पी सकते थे। यहाँ तक कि इस तालाब से पशु भी पानी पी सकते थे, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्ली हों, गाय, भैंस, कुछ भी यहाँ से इस तालाब से पानी पी सकते थे। लेकिन उस समय के अपर कास्ट के लोग जो थे उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को इस तालाब से या इस तालाब की सीढ़ी तक भी जाने से रोक रखा था, पानी पीना तो दूर की बात थी। तो जल, पानी, जो कि एक कह सकते हैं कि बेसिक नीड होती है किसी भी व्यक्ति की, तो अगर उसको कोई भी प्रोहिबिट कर रहा है या रोक रहा है
तो मसलन उसके जीवन जीने के अधिकार को ही छीना जा रहा है। तो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ये एक मौलिक अधिकार है, जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हैं वो आपका मौलिक अधिकार है। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो चीज़ें लिखी गई हैं क्या उस समय उसकी आवश्यकता नहीं थी? डेफिनेटली थी। यदि अगर अपर कास्ट के लोगों के लिए पानी इंपॉर्टेंट था तो फिर वो लोअर कास्ट के लिए भी था। या फिर यूं माना जा सकता है कि क्या उस समय उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को पशुओं से भी निकृष्ट मानते थे क्या, कि वहां से पशु पानी पी सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन इस जाति के लोग पानी नहीं पी सकते? तो ये एक बड़ा मुद्दा था जो इस आंदोलन में समानता को लेकर के चलाया जा रहा था। और ये समानता किस प्रकार की समानता थी? जातीय समानता। कौन सी समानता? जातीय समानता। तो जातीय समानता को साधना इस महाड़ सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें कॉन्टेम्पररी कॉज अगर हम देखते हैं या फिर तात्कालिक कारण देखते हैं तो इस बात का अधिकार दिलाना कि उस जगह क्षेत्र विशेष में अगर हिंदू हैं तो हिंदू के सभी वर्ण के लोग मंदिर में पूजा करने के अधिकारी हैं। फिर एक विशेष वर्ग को मंदिर में जाने से क्यों रोका जाता है? दूसरा, पानी पीना पूजा करने से भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण चीज है, और यदि अगर हम जानवर उसमें पानी पीना अलाउ करते हैं तो फिर एक विशेष व्यक्ति वर्ग को क्यों रोका जा रहा है? क्या उसे पशु से भी हीन माना जा रहा है? तो इन चीजों का इसमें विरोध था। अब चूंकि ये जो विरोध था ये एक देखा जाए तो मानव अधिकारों के विरोध, मानव अधिकारों को प्राप्त करने के लिए था, तो इसके लिए कुछ लीगलाइज वे भी जो है वो अडॉप्ट किए गए थे। मसलन इस चीज के लिए या इस अधिकार को पाने के लिए कलेक्ट्रेट द्वारा एक विधिक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें इस बात का एक्सेस ले लिया गया था कि वहां पर पानी पिया जा सकता है। कलेक्ट्रेट से नोटिस मिलने के बावजूद भी, यानी कि वहां से अनुमति मिल जाने के बावजूद भी उच्च वर्ग के लोगों ने या सवर्ण वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग के लोगों को, यानी कि यूं कह सकते हैं कि कानूनी अधिकार या कानूनी आदेश मिलने के बावजूद भी वहां जाने से रोका, क्योंकि शायद उस समय उनकी संख्या भी ज्यादा है और उस समय जो मानसिकता है वो ब्राह्मणिकल जो मेंटेलिटी है उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा उस तरीके से अगर देखा जाए तो। सत्याग्रह की यही वजह है कि उच्च जातियों द्वारा इसका विरोध किया जाए। उच्च जातियों द्वारा जो इसका विरोध किया जा रहा है, इस बात का विरोध किया जाए, मतलब उच्च जातियां किस चीज का विरोध कर रही हैं? इस नोटिस का विरोध कर रही हैं जिसमें परमिशन दे दिया गया था कि आप वहां पर पानी पी सकते हैं। और इसीलिए ये जो बात यहां पर उच्च जातियों द्वारा कही जा रही थी, इसका भी विरोध इस सत्याग्रह में शामिल था। ठीक है, तो आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा कि महाड़ सत्याग्रह क्या है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस सत्याग्रह के पीछे की वजह क्या है। मैं आपको यहां पर ये बार बार कोट नहीं करना चाहता कि मनुस्मृति क्यों जलाई गई है। इसके पीछे की जो हीन भावनाएं हैं उससे प्रेरित होकर के इस अगर आप सेशन को देखेंगे तो आपको इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ में नहीं आएंगे। तो इसको सही तरीके से समझने के लिए आपको इनसे प्रेरित होना पड़ेगा या इन चीजों को समझना पड़ेगा। ब्राह्मणों द्वारा इस लोकल नोटिस पर यहां तक कि एक लोकल कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया गया। अब जब स्टे ऑर्डर ले लिया गया तो अब फिर से वही बात हो गई कि अभी उस पर जो है वो पानी नहीं पी सकते हैं। यहां तक कि जब अम्बेडकर जी गए थे तो उन्होंने अपना रूट भी चेंज किया था इन्हीं सब चीजों की वजह से। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे भी हम। आंदोलन अब क्योंकि जब स्टे ऑर्डर ले लिया गया, नोटिस आया था, जो उस नोटिस में ये अनुमति दे दी गई थी कि भाई ठीक है पानी पिया जा सकता है, पानी ले सकते हैं, सभी वर्गों के लिए एक्सेसिबल है वो। पर उस पर लोकल कोर्ट के द्वारा एक्सेस ले लिया, स्टे ऑर्डर ले लिया गया। किसके द्वारा? उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। तो जो अन्य वर्ग के लोग थे जिनकी डिमांड थी कि हमें ये सब चीजें दी जाएं, उन लोगों ने धीरे धीरे आंदोलन का एक रूप लेना शुरू किया। लेकिन स्वाभाविक सी बात है उसके लिए एक जगह की आवश्यकता थी। ब्राह्मण बाहुल्य प्रांत में इस तरीके की जगह मिलना इन आंदोलनकारियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा था। मसलन ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को इन आंदोलनकारियों को जगह देने के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया गया था। और यह भी कहा गया कि यदि अगर किसी ने जगह दी तो फिर ये एक विरोध का निशान दर्ज होगा। इसलिए सवर्ण वर्ग में भी कोई अगर चाहता भी था तो ये जगह नहीं दे पा रहा था। लेकिन फिर भी वहीं पर रहने वाले एक सज्जन थे जिनका नाम था डॉक्टर फतेह खां। इन्होंने अपना जो निजी लैंड था, जो जगह थी, जमीन थी, उसको इन प्रदर्शनकारियों के लिए या फिर आंदोलनकारियों के लिए ये जगह उन्होंने मुहैया कराई। और इसी वजह से इसी जगह पर इनके द्वारा, अर्थात फतेह खां के द्वारा प्रदान किया गया जो जमीन था, उसी जमीन पर
इन आंदोलनकारियों ने आंदोलन जो है वो करना शुरू किया। ये है पूरे महाड़ सत्याग्रह की कहानी। बेसिकली मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि ये महाड़ सत्याग्रह ही है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, और उसी में एक घटना घटित हो रही है जिसमें मनुस्मृति को जलाया गया। पर क्यों जलाया गया इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। अब जो ये आंदोलनकारियों को जगह मिल गई थी, जगह जो चाहिए थी ये जगह प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन यहां पर आंदोलनकारी जो भी लोग आएंगे ऐसे ही नहीं कोई शामिल हो जाएगा उसमें एक प्रॉपर शपथ लेनी पड़ेगी, एक रिफॉर्म की शपथ लेनी पड़ेगी, हमें सामाजिक सुधार की शपथ लेनी पड़ेगी। तो उसमें 5 तरीके की मुख्य शपथ की लाइनें थी। जैसे पहला था, मैं जन्म आधारित चतुर्ण व्यवस्था पर विश्वास नहीं करूंगा। एक तो ये बात है, जब आप स्वयं सेवक के रूप में जब इसमें शामिल हो रहे हैं तो आपको बताना है यहाँ पर, या समझाना है यहाँ पर, या एक्सेप्ट करना है कि जन्म आधारित जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, कास्टिज्म जो है, 4 वर्ण सिस्टम आप जिसे बोलते हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि ये जाति भेद को बढ़ावा देता है और मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता। ये दूसरी शपथ थी। इसी के साथ तीसरी शपथ थी, मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर एक कलंक है और स्वभावता ये है ही, और मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। यानी जो भी आंदोलनकारी इसमें शामिल होगा उसे ये शपथ लेनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई विरोध नहीं करूंगा। ये इसलिए किया जाता, अब ये खान पान का ही तो विरोध था कि कोई वर्ग है जो तालाब से पानी ले सकता था और कोई वर्ग है जो इस तालाब से पानी नहीं ले सकता है। बराबर में बैठ के खाना खाना तो दूर की बात हुआ करती थी। एक समय ऐसा भी था कि जब ये वो कठिन स्तर है जिस समय यहां तक भी मान्यताएं हुआ करती थी कि यदि अगर उच्च वर्ग के लोग जिस गली से गुजरते हैं उस गली से निम्न वर्ग के लोग जो उस समय तथाकथित थे उनको गुजरने नहीं दिया जाता था। उनकी शादियों के जो रास्ते हैं वो अलग होते थे, उनके पानी पीने के मार्ग अलग होते थे, उनके कुएं अलग होते थे, उनके निवास करने का स्थान अलग होता था। तो मसलन कई जगहों पर तो इतना भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता था कि अगर उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय निकल रहा है तो उससे नजर नहीं मिलानी है और परछाई तक उसके ऊपर पड़ने नहीं देनी चाहिए। शुद्धता और अशुद्धता का इतना ज्यादा भेदभाव हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं खत्म करने का एक तरीके का ये मान्यता जो है वो हम समाप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मेरा विश्वास है कि दलितों को मंदिर या दलितों का भी मंदिर में, तालाब में और दूसरी जो भी सुविधाएं हैं उसमें समान अधिकार है, क्योंकि यह भी एक मानव है। इस प्रकार की ये जो 5 कह सकते हैं ओथ है, इस प्रकार की ओथ को लेकर के इस महाड़ आंदोलन में लोग शामिल हुए थे, जिसको जगह अब मिल गई थी। अब दिक्कत ये थी कि इस जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे पहुंचते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर यहाँ पर पहुंचना था तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे उसका यूज करना पड़ता, और उस समय सबसे द्रुत गति जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे उसमें बस सुविधा मानी जा सकती है। लेकिन अंबेडकर जी और उनके साथियों को ये मालूम था कि अगर वो सड़क मार्ग से आएंगे तो बस उनका साथ नहीं देगी और ऐसे रास्ते को ब्लॉक भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने, जो कि छोटा मार्ग था, अगर बस मार्ग से आते तो शायद छोटा मार्ग था, लेकिन इससे कई गुना लंबा मार्ग उन्होंने चुना, और वो था दासगांव बंदरगाह से पद्मावती बोट पर सवार होना और वहां से इस महाड़ स्थल तक पहुंचना। हालांकि जिस जगह पर बोट ने इन्हें उतारा वहां से अभी भी 5 मील की दूरी तय करनी थी उन्हें, जिस पर किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वहां से उन्होंने पैदल रास्ता भी तय किया। तो ये काफी कठिनाई भरा कह सकते हैं कि ये आंदोलन रहा था। अब सत्याग्रह में जो पांडाल तैयार किया गया था उसमें जाकर के उन्होंने एक शानदार भाषण दिया। इस पांडाल की एक विशेष बात ये थी कि उसमें एक तस्वीर लगी थी, वो भी गांधी जी की। इस बात से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभी भी गांधी जी, 1927 की बात हो रही है, और अभी भी गांधी जी जो हैं वो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जिनको दलित वर्ग उस समय कहा जा सकता है, उस वर्ग के जो लोग हैं उनको उनके कहीं ना कहीं मसीहा के रूप में गांधी जी अभी भी थे, और शायद अंबेडकर जी उनमें अभी भी फेथ रखते थे। अंबेडकर जी ने इस मंच से बहुत ही शानदार भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मनुस्मृति जो है वो क्या है,
बेसिकली इस भाषण से पहले और उसके उनके, क्योंकि देखिए अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार का है कि उनके पास में बहुत ही बड़ी मात्रा में किताबों की संख्या जो है उपस्थित थी और खूब पैसा खर्च करके वो किताबों को पढ़ते थे, किताबों का बहुत वो सम्मान करते थे। प्रश्न यही उठ जाता है कि जो व्यक्ति ग्रंथों का और पवित्र ग्रंथों का और दूसरे किताबों का इतना सम्मान करता हो, उसी व्यक्ति ने इस किताब को क्यों जला दिया? ठीक है, इस तरीके की चीजों को तो उस भाषण में उन्होंने समझाया है। इस भाषण के संदर्भ जो है मैं अभी आपको लेक्चर के अंत में समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर वो पांडाल था, उसी पांडाल के पास में ही लगभग 6 फुट का एक गड्ढा खोद करके एक वेदी तैयार करी गई थी। उसमें बाकायदे, वेदी का मतलब वो एक जैसे चिता टाइप की जो बनाई जाती है, वो चिता बनाई गई थी। और उसी चिता में वो जो पर्टिकुलर जो जगह बनाई गई थी, उसके चारों ओर 4 पोल लगाए गए थे और इसको कवर्ड किया गया था 3 तरफ से। 3 तरफ से जो चीजें कवर्ड थी उस पे अलग अलग प्रकार के स्लोगन लिखे हुए थे। जैसे कि एक में लिखा हुआ था, ये मनुस्मृति दहन स्थल है। दूसरा, छुआछूत का नाश हो, इस प्रकार का इसमें नारा लिखा था। और एक पॉइंट और लिखा था, ब्राह्मणवाद को दफन करो, क्योंकि मनुस्मृति जो है वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही थी। तो इसी स्थल पर ही 25 दिसंबर सन 1927 को 9 बजे अंबेडकर जी ने ये जो मनुस्मृति है इसका दहन किया। यहां पर 6 और दलित साधु भी मौजूद थे और साथ ही साथ उनके एक ब्राह्मण सपोर्टर भी मौजूद थे, जिनका नाम था गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे। ये काफी आश्चर्य की बात है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो घटना है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो ब्राह्मणवाद जो है, जो कि कुंठित हो चुका था उस समय, जो कि कहीं ना कहीं जो समाज विरोधी या समाज में समानता विरोधी जो भावनाएं थी उससे ग्रसित हो चुका था, उससे उच्च प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग थे उन लोगों ने भी इसमें साथ दिया है। इस बात का ये उदाहरण है कि गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने अंबेडकर जी का साथ दिया और उसके अलावा 6 अन्य दलित साधुओं ने यहाँ पर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी। इसके एक एक पेजेस को फाड़ करके इन्होंने यहां पर जलाया और दूसरे लोगों ने इसको फॉलो किया। अब ये जो आंदोलन है, इसका मनुस्मृति से क्या लेना देना है, इसको समझने के लिए आपको मनुस्मृति समझना आवश्यक है। और मनुस्मृति समझने के लिए मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बता जरूर दे रहा हूं, लेकिन मनुस्मृति पर मैंने विस्तृत सेशन लिया हुआ है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके पूरी मनुस्मृति के बारे में और अच्छी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो मनुस्मृति एक मानव धर्म शास्त्र है जो मनु द्वारा रचित है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये हिंदू कानून है। ये एक प्रकार का क्या है, हिंदू कानून की किताब है। जैसे आप शरीयत कानून पढ़ते हैं इस्लामिक कानून के रूप में, उसी प्रकार से माना जाता है कि इसे 200 से 300 BCE के दौरान लिखा गया होगा। ये कई सारे ब्राह्मणों के द्वारा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी माना जाता है। और इसमें तमाम सारे जो वर्ण आधारित समाज है उसका क्लासिफिकेशन है, साथ ही साथ किस वर्ग के लिए किस प्रकार के कर्तव्यों का वहन करा जाना चाहिए, इस बात की इसमें व्याख्या की गई है। इस बुक में टोटल 12 अध्याय हैं और लगभग, या यूं कह सकते हैं 2694 श्लोक लिखे गए हैं। इसमें तमाम सारे जो अध्याय हैं, 12 अध्याय, उनके बारे में एक एक करके अगर मैं बताऊं तो अध्याय 1 ये प्रकृति के निर्माण के बारे में बताता है। साथ ही साथ 4 युग, 4 वर्ण और उनके पेशे और ब्राह्मण की महानता के विषय में भी बताता है। अध्याय 2 में ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए, तो उससे संबंधित उसके कर्तव्य क्या हैं। अध्याय 3 में शादी के प्रकार बताए गए हैं और विवाह की तमाम सारी रीतियां हैं वो इसमें लिखी गई हैं। साथ ही साथ अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए या उन्हें कैसे स्मरण किया जाना चाहिए, इस बारे में भी अध्याय 3 में लिखा गया है। अध्याय 4 की बात करें तो यह गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों के बारे में बताता है। साथ ही साथ खान पान के नियमों के अलावा इसमें 21 प्रकार के हेल यानी कि नर्क की बात भी की गई है कि किन प्रकार के कृत्यों को करने से नर्क भोगना पड़ सकता है। अध्याय 5 में महिलाओं के बारे में और उनके कर्तव्यों के बारे में बताने के साथ साथ उनकी शुद्धता और अशुद्धता के बारे में भी चर्चा की गई है। अध्याय 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये बताता है एक संत के क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही साथ इसका अगला अध्याय
एक राजा के कर्तव्यों के बारे में भी इसका उल्लेख करता है। अध्याय 8 में अपराध, न्याय, वचन और राजनीति के जो विभिन्न मामले हैं उनसे कैसे निपटना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा की गई है। अध्याय 9 में बात करेंगे तो इसमें पैतृक संपत्ति और अध्याय 10 में वर्णों के मिश्रण की बात करी गई है, जबकि अध्याय 11 में पाप कर्म और अध्याय 12 में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा की गई है। तो ये है मनुस्मृति के बारे में, ये जो मैंने सिंपली आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं के कानून ही लिखे हुए हैं और इस प्रकार से समझने पे आपको लगता है कि इसमें गलत ही क्या है। लेकिन कई सारे ऐसे कह सकते हैं कि इसमें अनुच्छेद रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के मन में विवादित हैं या समाज के दृष्टिकोण से उसको विवादित माना जा सकता है। इन पहलुओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ण व्यवस्था जो जाति आधारित है या जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है, इसके बारे में मनुस्मृति कहती है कि यह वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा रचित है और इसे हर व्यक्ति का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें द्विजों की भी व्याख्या करी गई है, जिसमें द्विजों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रखा गया है। माना जाता है कि ये उच्च 3 वर्ग हैं जो कि द्विज के तौर पर जाने जाएंगे, जिनका जन्म 2 बार माना जाएगा और इसी वजह से इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी होगा। आगे चल करके शूद्रों के स्थान की बात अगर करी जाए तो इसमें यह माना गया है कि शूद्र वर्ग द्विज वर्ग के लोगों के लिए सेवक का काम करेंगे और इनका स्थान समाज में निम्न रहेगा। शूद्र जो हैं वो द्विज की सेवा करेंगे, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह का यहाँ पर खंडन किया गया है। विशेष वर्ग के क्लासिफिकेशन इसमें दिए गए हैं और साथ ही साथ महिलाओं की कौमार्यता पर नियंत्रण रखने के प्रभाव भी दिए गए हैं। इस तरीके से महिलाओं को अपने नियंत्रण में रखने की बात भी करी गई। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो कि विवादित पहलू के रूप में जानी जा सकती हैं। इसके अलावा कई ऐसे अध्याय और उसके श्लोक हैं जो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विवादित हैं, जैसे कि 5वें अध्याय का श्लोक 148 किसी भी स्त्री की आजादी के बारे में बताता है, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि बचपन से लेकर के ताउम्र एक महिला को पुरुष के अधीन ही रहना चाहिए विभिन्न स्टेजेस में, चाहे वो एक पुत्री के रूप में हो या फिर वो पत्नी के रूप में हो या फिर वो माँ के रूप में हो। इसके अलावा 11वां अध्याय का श्लोक 135 ये बताता है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण और 90 वर्ष के क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र में किस प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक 90 वर्ष के चाहे क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो या शूद्र हो, अगर 10 वर्ष का उनके समक्ष ब्राह्मण उपस्थित है तो उसे अपने पिता की तरह ट्रीट करना चाहिए। चौथे अध्याय के श्लोक 78 से 81 तक शूद्रों को शिक्षा नहीं देने की बात करी गई है और उच्च वर्ग को प्रोहिबिट किया गया है कि ये शिक्षा के योग्य नहीं है, अयोग्य हैं, इसलिए इन्हें शिक्षित न किया जाए। यदि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। 8वां अध्याय का 20वां श्लोक जन्म से ब्राह्मण भी राजा को जरूरत पड़े यदि अगर तो राजा को कानूनी सलाह दे सकता है, भले ही वह ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो या ना हो, वेदों का उसने अध्ययन किया हो या ना किया हो। वहीं अगर शूद्र जिसने योग्यता हासिल करी है, जिसने अध्ययन किया है, वह कितना भी अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो, वो राजा को किसी भी परिस्थिति में ज्ञान नहीं दे सकता है। इसके अलावा श्लोक 270 से 71 के बारे में शूद्रों द्वारा उच्च वर्ग को अपमानित नहीं करने की कह सकते हैं कि सीधी चेतावनी दी गई है। यदि अगर ऐसा किया जाता है तो उन्हें बड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे और कठिन दंडों का भी प्रावधान इसमें किया गया है। यदि नाम सम्मान से नहीं लिया जाएगा तो मुंह में गरम करके एक नेल डाल देनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। ब्राह्मण को धर्म ना सिखाएं, यदि अगर ऐसा करते हैं तो राजा इसके लिए मुंह में और कान में गरम तेल डाल सकते हैं। ऐसी तमाम विचित्र बातें इसमें करी गई हैं जिसको लेकर के मनुस्मृति का तीखा विरोध दर्ज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मनुस्मृति में इस तरीके के यदि अगर विवाद हैं और जब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इसे पढ़ा होगा तो स्वभावतः इसका विरोध दर्ज करना बिल्कुल लाजिम सा दिखता है। और ये मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले, या यूं कह सकते हैं कि मनुस्मृति का सबसे पहले विरोध सामाजिक जो व्याख्या करी जाती है जो मनुस्मृति के द्वारा, या जिसमें यह कहा जा सकता है कि मनुस्मृति कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। इस बात से ज्योतिबा फुले भी इत्तेफाक रखते हैं और वो बोलते हैं, या फिर यूं माना जा सकता है कि ज्योतिबा फुले क्या हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया है।
या मनुस्मृति में लिखी इन सब बातों का विरोध किया है। और अगर ये बातें किसी टेक्स्ट में मौजूद हैं तो स्वभावतः इसका विरोध किया जाना चाहिए। इसी कारण अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था और यही कारण था कि उन्होंने उसे जलाना शुरू किया और इस तरीके के महान आंदोलन में इसे जलाया गया। अब मनुस्मृति को जब जलाया गया तो तमाम सारे बौद्धिक वर्ग के लोगों ने पूछा कि क्या केवल एक टेक्स्ट को जला देने से समानता आ जाएगी? क्या किताब को जला देने भर से सामाजिक समानता आ जाती है, या फिर उसे अपनाने भर से उसे समानता आनी चाहिए थी, या फिर उसे चेंज किया जाना चाहिए था? तो इस पर भी अंबेडकर जी ने अपने तर्क दिए हैं। 3 फरवरी 1928 ये वही दिन है जिस दिन बॉम्बे में आपको मालूम है कि साइमन कमीशन को काले झंडे दिखा करके विरोध दर्ज किया गया था और साइमन का पुतला फूंका गया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। उसी दिन अंबेडकर जी ने अपनी एक अखबार बहिष्कृत भारत में इस बात की व्याख्या करी है कि उन्होंने मनुस्मृति को क्यों जलाया था। मनुस्मृति को पढ़ करके उन्हें विश्वास हुआ। जब उन्होंने मनुस्मृति पढ़ा तो उन्होंने बताया कि मुझे विश्वास हो गया है कि ये किसी भी प्रकार से सामाजिक समानता को लाने का समर्थन नहीं करती है। ये बात उन्होंने मनुस्मृति ग्रंथ के लिए कही थी। वस्तुतः उन्होंने ये बात कही कि जब किसी चीज को जलाया जाता है तो जलाया जाना इस बात का प्रतीक होता है कि जो वस्तु जलाई जा रही है वह उसकी जो आइडियोलॉजी है, बेसिकली हम उसे जलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आइडियोलॉजी ही है जो समाज पर प्रभाव छोड़ती है। तो मनुस्मृति में जो बातें लिखी हैं वो मनुस्मृति को जलाने से खत्म नहीं होगी, लेकिन मनुस्मृति को जलाने से एक आइडियोलॉजी को जलाया जाना प्रतीक के तौर पर जोड़ा जाना चाहिए, और आइडियोलॉजी को जलाने से ही समाज में एक समानता लाई जा सकती है, या फिर गलत आइडियोलॉजीज जो हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है। इसके पीछे उन्होंने कई सारे उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि गांधी जी द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से गांधी जी को क्या मिला, क्यों जलाई उन्होंने होली? क्या विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने से भारत में विदेशी वस्त्र समाप्त हो गए, या फिर उसके बाद दोबारा विदेशी वस्त्र नहीं आए? परंतु जो कॉलोनियल रूल था या जो ब्रिटिश उपनिवेश था उसके पीछे उसके खिलाफ विरोध दर्ज करने का यह एक विश्वव्यापी तरीका है, या भारत में यह तरीका गांधी जी ने अपनाया था। किसी भी प्रकार के विरोध को दर्ज कराने में जब व्यापक विरोध दर्ज होता है तो देश नहीं पूरे संसार में इस तरीके की चीजें हैं कि उस चीज को जला करके उसका विरोध दर्ज करते हैं। तो मनुस्मृति को भी इसीलिए जलाया था। इसके अलावा उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो विरोध हुए थे उसमें उसका भी उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लुई 16 के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ था तो लोगों ने राजा और रानी को जला दिया था, मार डाला था, और तमाम अपर कास्ट के लोग जो लोगों का शोषण करते थे उनकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या साइमन कमीशन के विरोध करने से चीजें ठीक हो जाएंगी? तो उन्होंने इस बात का भी उदाहरण दिया कि ये एक विरोध का तरीका है। तो इसलिए यहां पर आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा कि आखिरकार इन्होंने मनुस्मृति को क्यों जलाया और उनके द्वारा मनुस्मृति को जलाया जाना क्यों सही ठहराया जा सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने स्वयं दिया भी है। अंबेडकर जी मानते हैं कि ऐसे लोग जो मनुस्मृति को पूजते हैं उनसे किसी भी प्रकार से सामाजिक समानता की उम्मीद नहीं करी जा सकती। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर उस तरीके के श्लोक जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखाए गए थे या लिखे गए थे, अगर उसकी रूढ़िवादी सिद्धांतों पर जो लोग बिलीव कर रहे हैं, अगर उनसे हम सामाजिक समानता की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सामाजिक समानता किसी दूसरे वर्ग के लोगों को दे पाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो वर्तमान समय में, वर्तमान भारत में संविधान के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको कहीं ना कहीं आप वायलेट होते हुए दिखाई देंगे, खासकर आर्टिकल नंबर 17 को। फाइनली इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने से निष्कर्ष ये निकलता है कि सामाजिक समानता यानी कि समाज में सभी वर्ग वर्ण जन्म पर आधारित भेदभाव से दूर हों, और साथ ही साथ चाहे वो लैंगिक समानता हो या फिर मानव में दूसरी असमानताएं हों, उन असमानताओं को मिटाया जाना चाहिए और लैंगिक समानता को प्रमोट किया जाना चाहिए। ये इस बात को प्रतीक करते हुए इस तरीके की घटना को सामने लाया गया था। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से जो भी कंफ्यूजन्स रहे होंगे आपके मन में वो दूर हुए होंगे, और आपके इस सेशन को पढ़ने के बाद क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा हमसे आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के इस सभा में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे अगले मुद्दे के कार्यक्रम में फिर से एक बार आपके साथ। नमस्कार।